नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास के बाद एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है इकोनॉमिक्स की। इस क्लास के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप इन जो वीडियोस आपके पास रेगुलर आएंगी उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन और जो मटेरियल ढूंढ रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इनको आप आगे शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर नंबर फर्स्ट से। आपकी क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट किसका? इंडियन इकोनॉमी का। हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर के नाम को ब्रेक डाउन करूं तो मुझे ये सेंट्रल आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में आखिरकार पूछा क्या गया है। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली अगर यहां पे हम चैप्टर के नाम को देखें तो चैप्टर का नाम क्या कहता है? इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, अब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय इंडिया की इकोनॉमिक परिस्थिति क्या थी? मतलब इंडिया की इकोनॉमिक परिस्थिति, इंडियन इकोनॉमी इस दिन मतलब इंडियन इकोनॉमी 15 अगस्त 1947 में असलियत में थी क्या, किस कंडीशंस में थी? ठीक है, तो हम यहां पे ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या ऐसे मेजर्स उठाए जिसके कारण एक बहुत बड़ा सोने की चिड़िया वाला देश, मतलब जिसको असलियत में सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडिया के जितने भी आपके पास जिसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स या फिर आर्टिस्टिक वर्क्स, जो यहाँ के कलाकार थे वो पूरी दुनिया में मशहूर थे और पूरी दुनिया में उनका सामान, उनकी कला बिकती थी। अब वहां पे जब इंडिया क्या है, देखो अब इसको और अच्छे समझते हैं। क्या समझते हैं? देखो एक आपके दिस इज द मैप ऑफ, यू कैन से दिस इज अ ग्लोब। ठीक है, यहां पे आपके पास इक्वेटर लाई करता है। क्या लाई करता है? इक्वेटर लाई करता है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। दिस इज नथिंग जस्ट एन इक्वेटर। ठीक है, अब इस इक्वेटर की खास बात क्या है? इसको हम इक्वेटर को इतना खास क्यों समझ रहे हैं और क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ना इंडिया की ज्योग्राफी से ये पता लगवाने की कोशिश करूंगा कि इंडिया किस हालत में था। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस की ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि यहां पे इक्वेटर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो मतलब सनलाइट आपको यहां पे सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का नक्शा कुछ इस तरीके का है। और ये जो एरियाज है, ये कोस्टल एरिया जितने भी हैं, ये कोस्टल एरिया समुद्र के आसपास लाई करते हैं। जब समुद्र में पानी इवेपोरेट होगा बादल बनेंगे और बादल किसकी तरफ मूव करेंगे? धरती की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होगी। और अगर किसी धरती पे सबसे ज्यादा सनलाइट, सबसे ज्यादा बारिश होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पे फसल भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्रॉप बहुत अच्छी होती है, मतलब एग्रीकल्चर काफी अच्छी क्वालिटी का, सुप्रीम क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। बचपन में 7th क्लास में आपने, 8th क्लास में आपने कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है जी, सनलाइट, ठीक है, गिव राइज टू आपके पास क्या बनता है? प्लांट्स को क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। ठीक है जी, ग्लूकोज देते हैं और प्लस में ऑक्सीजन निकलता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी पौधा अगर उग रहा है तो वाटर का, सनलाइट बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है और इंसान तो रिलीज कर ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्टीमेटली यहां पे क्रॉप्स क्या होंगी? बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है जी, तो क्रॉप्स अच्छी होंगी तो क्या होगा कि भाई यहां के लोग जब खुद के पैदावार के लिए जब क्रॉप्स उगाएंगे, वो क्रॉप्स बच जाएंगी तो ये चाहेंगे ना कि हम दूसरी जगह पर जाके इन क्रॉप्स को बेच आए। ठीक है जी, तो अगर दूसरी जगह पर जाके क्रॉप्स को बेचे आएंगे तो अल्टीमेटली अपने देश में तो बिल्कुल ये सर्वगुण संपन्न है, बाहर जाके ये इसी क्रॉप को बेचेंगे ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो ग्लोब का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये पूरा आपको किसका कवर करता है? ये आपका कवर करता है यूरोप को। ठीक है जी, अब इंडिया से लोग निकलते थे, यूरोप से जाके ट्रेड करते थे। ठीक है जी, अब अल्टीमेटली क्या है कि इंडिया की एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है, इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ही ज्यादा सुप्रीम है और यही हाल चाइना का भी था। चाइना भी इसी तरीके के एग्रीकल्चर को लेके साथ में बैठा हुआ था। अब होता क्या है कि
कि भाई यहां पे ब्रिटिशर्स का इंडिया में आगमन होता है। अब ये जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में आगमन है, ये आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे, यहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और आपकी बुक के अंदर ये इंडिविजुअल टॉपिक ऐसा भी दिया हुआ है कि यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो आपको एक सेपरेटली कवर किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर का अपना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है पूरे इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है कि नहीं। और आप इस चैप्टर में आने वाले टाइम में ये भी पढ़ेंगे कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम यहां पे इंडिया की पॉलिसीज की बात करें, तो इंडिया की जो इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी ज्यादातर जो भी थी वो क्या थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। क्या थी? एग्रेरियन, ठीक है जी, इकोनॉमी थी, ठीक है जी। अब इंडिया की पॉलिसी ज्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसी के साथ साथ चलो हम दूसरों को भी देखते हैं। अब होता क्या है कि ये जो यूरोप की कंट्रियां हैं, ये यूरोप की कंट्रीज हैं, ये क्या कर रही है, इस इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है। अब कोई भी कंट्री अगर इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर होगी तो उसमें ठंड पड़ेगी, वहां पे सनलाइट नहीं है, वहां पे पानी जमा हुआ है, तो वहां पे जो क्रॉप्स हैं वो ढंग से नहीं उगेंगी। तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है अगर वो एग्रेरियन है, तो यहां पे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच के क्या होगी इंडियन की इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी होगी प्रॉस्पेरस, PROSPEROUS। अल्टीमेटली एक मार्केट में एक ही इंसान है जो बैट बेच रहा है, बल्ले बेच रहा है, सभी को क्रिकेट खेलना है, बल्ले बेच रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो बैट बेचेगा तो उसी से लोग खरीदेंगे ना। वो इंसान एक ही है लेकिन वो क्या है, प्रॉस्पेरस है अल्टीमेटली, ठीक है कि नहीं। तो वो इंसान, इंडिया भी इसी तरीके से, इंडिया और चाइना इसी तरीके से प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज थे। और यही कारण था कि ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया में आना चाहते थे। और होता क्या था कि ये यहां से क्रॉप भेजते थे, और जो राजा महाराजा हैं वहां पे भी वो वहां से यहाँ पे आके सोने के सिक्के, जवाहरात के सिक्के, मतलब यू कैन से कि चांदी के सिक्के, और भी कहीं ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी के नग बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना आप नगीने, वो यहाँ पे आके बेचते थे। तो तभी कहते हैं कि भाई इंडिया जो था वो एक गोल्डन कंट्री था, सोने की चिड़िया था। तो ऐसे नहीं था, क्योंकि वहां पे इंडिया पास इतना सोना था, इतना बेच बेच के अमीर हो चुका था कि वहां से लाके वो इंडिया के पास अपने मंदिरों में उन्होंने सोने की ईंटें जड़वाई हुई थी। तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, साथ साथ इंडिया क्या है, एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी, क्या, एक बार और पढ़नी है हमें, क्या कि इंडिया क्या है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है ना भाई, हैंडीक्राफ्ट, ये भाई साहब बहुत मशहूर था। अब मशहूर इन द सेंस क्या था कि आपने यहां पे सुना होगा बनारसी साड़ियां, ठीक है कि नहीं। अब बनारसी साड़ी में क्या होता है, स्पेशल तरह की कलाकारी होती है, कढ़ाइयां होती हैं, बुनाइयां होती हैं, किसी तरीके से यहां पे आपको मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। उसी तरीके से बंगाल का मखमल, अगर आप बंगाल के मखमल की बात करोगे तो बंगाल का मखमल ऐसा मखमल था कि आप उसको अंगूठी से पूरे के थान निकाल लोगे, मतलब पूरा का पूरा गोडाउन जो था वो एक अंगूठी से निकल जाता था, और इतना मुलायम होता था कि इसको राजा महाराजा पहनते थे। तो अल्टीमेटली इंडिया जो था एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि इंडिया के पास सबसे अच्छी चीज क्या थी कि हैंडीक्राफ्ट अच्छा था, इंडिया के पास एग्रेरियन इकोनॉमी, तो इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा था, फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था, और साथ साथ जो इंडिया था बहुत प्रॉस्पेरस था। तो हर कोई इंडिया में के आके ट्रेड करना चाहता था। ऑब्वियसली बात है इस टाइम यूएसए बहुत प्रॉस्पेरस है, हम सोचते हैं चलो यूएसए चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई जो कनाडा है उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, चलो वहां चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो उसी तरीके से जो बाहर के कंट्रीज थे उस टाइम इंडिया में आना चाहते थे, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि भाई इंडिया जो था बहुत मशहूर था पूरे वर्ल्ड में, और ब्रिटिशर्स भी इंडिया के अंदर आना इसीलिए ही चाहते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है, देखो पहली बात तो क्या है, देखो अगर मैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, मतलब इंडिया के उस घड़ी पे जब इंडिया आजाद हुआ तब मैं इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखना चाहता हूं, तो मैं तब सबसे पहले ही देखूंगा ना कि भाई क्या किसी ने क्या बोलेंगे, क्या किसी ने इंडिया की इकोनॉमिक एस्टिमेशन करने की कोशिश की या नहीं की। भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई देखा जाएगा, मुझे कोई, मेरे पिताजी मेरे को काम दे देंगे, ये बोलेंगे कि बेटा अपने घर की परिस्थिति कैसी है तुम निकालो, तो मैं पहले ये पीछे पूछूंगा ना पिताजी से कि पिताजी आपकी सैलरी पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, मतलब
मान लो 1990 में वो 1,000 रुपए की जॉब करते थे, 1991 में 2,000 रुपए की जॉब करते थे, 2020 या 2021 आते आते उनकी जो इनकम थी वो 60,000 80,000 की हो गई। तो मैं ये बोलूंगा ना कि मेरे पिताजी की जो फाइनेंशियल हालत है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि 1990 में इतनी थी, 1991 में इतनी थी, 2001 में इतनी हुई, 2005 में इतनी हुई। तो मैं उसको देख के, उस डेटा को देख के बता सकता हूं क्या कि भाई मेरी इकोनॉमिक हालत या मेरी फाइनेंशियल हालत, मेरे घर में ये की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अच्छी थी या बुरी थी। तो उसी तरीके से जब मैं अपने देश की, इंडिया की इकोनॉमिक हालत जानने की कोशिश करूंगा, या कोई भी आदमी जानने की कोशिश करेगा, तो वो ये कोशिश करेगा कि अब वो 1947 पे खड़ा है और ब्रिटिशर्स 200 साल 1757 से लेके 1947 तक इंडिया पे ऑफिशियल राज करके गए। हालांकि उससे पहले भी करते थे, ऑफिशियल राज करके गए। तो मैं ये देखूंगा ना कि क्या इन 200 सालों के अंदर किसी ने इंडिया की इकोनॉमिक हालत, परिस्थिति, जो फाइनेंशियल परिस्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसको जानने की कोशिश की या नहीं की। तो यहां पे अगर हम ये इस बारे में डिस्कस करें तो आपको मैं क्लियर तौर पे बता दूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कि इंडिया पे राज कर रही थी, जैसे फिलहाल इंडिया पे जो इंडिया की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की आती है चाहे कांग्रेस की आती है, तो इंडिया अपना जीडीपी का रेट देती है जी। भाई ये जीडीपी हमें, हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपने सुना होगा, खैर इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे मैक्रो में, बट द थिंग इज कि जीडीपी जो है वो इतनी बढ़ रही है, जीडीपी इतनी कम हो गई, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी बुरे हैं, राहुल गांधी जी अच्छे हैं, राहुल गांधी जी बुरे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो जीडीपी का कंसेप्ट है, ये हम इंडिया की ग्रोथ निकाल रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ? तो जवाब है नो, अ बिग फैट नो, बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ ऐसे इंसान थे जिनमें से कुछ क्या थे, इंडियंस थे, ठीक है जी, आया बात समझ में नहीं आया? और कुछ क्या थे आपके पास, कुछ थे आपके पास फॉरेनर्स, ठीक है जी। तो फॉरेनर्स के अगर इंडिया के नाम की बात करूं तो कौन सा, वी के, ठीक है जी, आर वी राव, आया बात समझ में नहीं आया? ठीक है जी, वी के आर वी राव, ठीक है ना, वी के आर वी राव। दूसरे इंसान का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छा रोल था। जी क्या था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है जी। क्या आएगा आपके पास, नौरोजी, इज इट ओके और नॉट? तो अल्टीमेटली एक और बंदा था जिसका नाम था आर.सी. देसाई, ठीक है जी। तो ये जो लोग थे, ये लोग अल्टीमेटली इंडिया के इकोनॉमिक हालत, फाइनेंशियल हालत जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे। इन्होंने प्रयास भी करे। हालांकि जो सबसे अच्छा एस्टिमेट रहा वो माना गया कि जो वीके आर वी राव है, इन्होंने ही सबसे अच्छा एस्टिमेट दिया था। वहीं दूसरी ओर जो फॉरेनर्स, अब देखो ऐसा होता है ना कि एक गैंग में, आपने मूवीज देखी होंगी, एक गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से 90%, मैं कह रहा हूं 99% खराब होते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है कि जो अपने सामने ऑपोजिशन वाले की भी सोचता है। तो वही वाली बात है कि इनकी गैंग में भी कुछ ऐसे लोग थे, या हो सकता है कि ब्रिटिशर्स भी कुछ ऐसे थे जो कि इंडिया की इकोनॉमिक हालत में फाइनेंशियल कंडीशन को जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, एक का नाम था क्या, विलियम डिग्बे। क्या नाम था, विलियम डिग्बे, ठीक है जी। फिंडले शिरास, ठीक है जी, फिंडले शिरास, ठीक है जी। तो एक्सेट्रा, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कई लोग आपको मिल जाएंगे, अपनी बुक में खोलेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इंडियन इकोनॉमी में वीके आर वी राव, दादा भाई नौरोजी और आर.सी. देसाई जैसे लोग इंडिया की इकोनॉमी को जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे। वही फॉरेनर जो थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, यही कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे या इनके जैसे, उनके ग्रुप के और जैसे लोग जो थे वो इंडिया की इकोनॉमिक हालत को जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे। अब हम बात करते हैं क्या कि असलियत में ब्रिटिशर्स जो थे, इनका बेसिक मोटो क्या था इंडिया की इकोनॉमी को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बोलूं कि भाई आपके घर में कौन कौन अच्छा है और कौन कौन बुरा है, या फिर आपका भाई से आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आप उसको 2 अक्षरों में डिफाइन कर दोगे, सर ठीक हैं, सर अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, या सर बहुत बुरे हैं। तो अल्टीमेटली उसी तरीके से मैं अगर ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, अगर मैं ब्रिटिशर्स, ठीक है जी,
कि इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है जी, उसको मैं डिफाइन करूं चंद शब्दों में, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो क्या करते थे, इंडिया को उन्होंने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। अब देखो, एक ऐसा कंट्री जो खुद की प्रोडक्ट्स को यूरोप में भेज रहा है, ठीक है नहीं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया के पास जितना भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको उठा के मैं ब्रिटेन ले जाऊं, है ना। अब दुनिया को क्या लगेगा कि भाई, अब उस टाइम इतने टेलीफोन नहीं होते थे, इतनी जो जिसे कहते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजिकली जो वर्ल्ड था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था इकोनॉमिकली, जो टेक्नोलॉजिकली, तो बेसिकली क्या होता है कि भाई उस टाइम इंडिया के जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स करते हैं क्या कि भाई इंडिया को रिड्यूस कर देते हैं। दे रिड्यूस्ड, ठीक है जी, रिड्यूस्ड इंडिया, ठीक है जी, टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो हालांकि आ ही रही होगी। द थिंग इज, रिड्यूस्ड इंडिया टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब वो क्या करते थे कि इंडिया के जितने भी जो रॉ मटीरियल्स थे, जैसे अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां ब्रिटेन था, तो इंडिया के जितने भी रॉ मटीरियल्स थे, अच्छा देखो ऐसे नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, हम ऐसे बना देते हैं, ये आपका अफ्रीका है, तो इंडिया के जितने भी सप्लाई गुड्स थे वो इस नदी के, इस नहर के किनारे, ठीक है जी, क्या ले जाते थे, अपने पास ले जाते थे। और अपने पास ले जाने के बाद क्या होता था, वहां पे गुड्स बनाते थे और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते थे। और वहीं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के साथ साथ इंडिया में भी वापस आके ठोक देते थे। भाई वो ये सोचते थे कि क्यों इंडिया को छोड़ें, इंडिया की मार्केट पे भी चलो हम कब्जा कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऐसा किया, अपने गुड्स को बेचा, लेकिन सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में क्या पढ़ेंगे कि दे रिड्यूस्ड इंडिया टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड व्हाट, अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। मतलब कि वहां से बना के लेके आते थे, कहते थे कि भाई हमने आपके लिए देखो कितनी अच्छी चीज बनाई है, और इंडिया में आके बेच देते थे बड़े बड़े महंगे महंगे दामों में, क्योंकि आज तक इंडिया ने इतनी अच्छी तरीके से कोई चीज नहीं बनाई थी। वो वहां पे मशीन्स का यूज होता था, इंडिया में मशीन्स का यूज नहीं होता। इंडिया हाथ वाले हाथ से लगे हुए हैं, हाथ से कम फिनिशिंग आएगी और मशीन से ज्यादा फिनिशिंग आएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि वहां से वो चीजें लाके इंडिया में आके ठोक डालते थे, चिपका डालते थे, ठीक है। तो रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया जब आजाद होता है तो आजाद होने के समय में, अभी हम आगे जाके इस बात को पढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी एक बात डिस्कस की कि इंडिया पहले बहुत प्रॉस्पेरस था, एग्रेरियन इकोनॉमी था, साथ साथ इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिशियन सेक्शन था वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर था। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ही नाम था, बल्ले बल्ले थी, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन को किसी ने देखने की बात की, सोचने की बात की, समझने की बात करी, तो वो थे कुछ इंडियन जिनके नाम ये हैं, और वो थे कुछ फॉरेनर जिनके नाम ये है, ठीक है जी। और ब्रिटिशर्स का मन ये था क्या कि ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ इस तरीके से रखते थे कि भाई इंडिया के प्रति कि भाई वो इंडिया को रिड्यूस कर चुके थे, क्या कि भाई ऐसा बना चुके थे कि वो इंडिया जो है वो सिर्फ उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करे, और वो इंडिया को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या कंजम्पशन के लिए जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सप्लाई करने का काम करते थे, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब अगर ये जो एस्टिमेट करते हैं ना, ये जो इंडियन एस्टिमेट करते हैं, उसमें से अगर मैं आपको बात करूं, आपको मतलब बताऊं कि भाई इंडिया की जो जीडीपी थी वो जो ब्रिटिशर्स के काल के अंदर इंडिया की जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई, मात्र 2%। अब हम ये बोलते हैं ना कि भाई आज इस साल में इंडिया की जीडीपी इतनी होगी, 6% होगी, 8% होगी, वो हम साल की बात करते हैं। ये भाई मैं पूरे काल की बात कर रहा हूं, काल इन द सेंस क्या कि पूरे सिनेरियो, पूरे पीरियड की बात कर रहा हूं जब तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया, तब से लेके जिस दिन अंत किया, उनका राज अंत हुआ,
तब तक सिर्फ जीडीपी सिर्फ 2% इंक्रीज हुई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है ब्रिटिशर्स के लिए। अब दूसरी बात क्या है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा क्या है सर, इनकम, पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी, 0.5%, मतलब प्रति व्यक्ति आय। हर इंसान जब ब्रिटिशर इंडिया आए थे तब, और जब ब्रिटिश इंडिया से गए तब, सिर्फ 0.5% उसने कमाना इंक्रीज किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं क्या, कि अगर हम देखते हैं कि आपकी इनकम मान लो उस टाइम किसी की इनकम 400 रुपए थी, लेट्स से 400 रुपए थी, इसका अगर मैं निकालूंगा तो इसका जो 1% निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 रुपए निकलेगा, और इसका भी आधा कर दूं तो कितना निकलेगा, 2। तो मतलब अगर ब्रिटिशर जब इंडिया आए थे कोई इंसान 400 रुपए कमा रहा था, और जब इंडिया से ब्रिटिशर्स गए तब कोई इंसान कितने कमा रहा था, 402 रुपए कमा रहा था। तो कुछ सोचो कि 200 साल 1757 से जब कोई इंडिया पे आके राज करना स्टार्ट करता है और 1947 में राज करना खत्म करता है, तो मात्र जो 400 रुपए यहां कमा रहा था वो 402 रुपए यहां कमा रहा था। ठीक है जी। तो इतनी 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 बुरी हालत कर दी इंडिया की कि इंडिया जो था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था। एक तरीके से ये इंसान डिप्रेशन में होता है, वैसे एक कंट्री को डिप्रेशन में छोड़ के जाने की हालत किसने की, ब्रिटिशर्स ने की। अब इस चीज को फील करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और अगर फील नहीं करोगे तो चैप्टर रटने वाला है भाई, रट सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से रटो, ठीक है नहीं। तो अल्टीमेटली दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इनिशियली। Now let us move on to the next topic, that is agriculture sector.